हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा जी आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मैं स्प्रिंग की बात करूं, चाहे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, बेसिक फंडामेंटा सेम है। अब सिचुएशन अगर चेंज कर रहा है तो नोटेशन में थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं बात करता हूँ कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा टॉपिक है जो कि आज का, तो उसमें मैं बात करूँगा आपसे। तो मान लिया मेरे पास ये कोई चार्ज है Q1 जो कि मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, फिक्स्ड, और कोई अनदर चार्ज है मेरे पास बेटा, कोई अनदर चार्ज है Q2 जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इनिशियली द Q2 चार्ज इज एट इन्फिनिटी। अब मैंने क्या किया, मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है। ये मान लो डिस्टेंस कोई r डिस्टेंस है बेटा, इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे मुझे उसको लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन in bringing charge Q2 from infinity to the required point P। जिस P पॉइंट पे मुझे इसकी जरूरत है उस P पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क होगा वो मेरा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। कैसे सर? तो ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज वर्क डन इन्फिनिटी टू P, इसके बराबर होगा बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं ये किसके अलोंग है, किसके अगेंस्ट है? तो मान लो ये जो चार्ज यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है, ये इसका रीजन है यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बेटा अगर मैं यहाँ देखो एक बार, अगर मैं यहाँ इसको रखता हूँ, इसको Q2 को, और अगर ये दोनों के दोनों हमारे लाइक चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से ये वाला चार्ज इधर भागेगा। कौन सा फोर्स लग गया इस पे? F, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तो इसको उधर फेंक देगा। बोलो बेटा, the Q2 charge is placed in the field of Q1 charge. Due to the electrostatic repulsion, it is reflected in the right side. तो मुझे इसको लेके आना इधर है, तो इधर फोर्स कौन लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल, यानी कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल इस पे फोर्स लगाएगा, इधर रहेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा रहा है पीछे की तरफ। तो अब मैं अपने आप, बेटा एक बात बताओ, अपने आप तो यहाँ से यहाँ नहीं आएगा नहीं, क्योंकि जैसे ये फील्ड में एंटर करेगा ये इसको रिपेल कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क करता है चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आने के लिए। इसका मतलब अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा और जो भी डिस्टेंस होगी वो मेरी काउंट हो जाएगी। अब एक बात और बताओ, जब ये चार्ज इसके फील्ड में एंटर करना शुरू कर देता है तो इस पे यहाँ 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 तक
लगातार फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेरी करता है, और जब कभी फोर्स वेरिएबल होता है तब मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि पहले मैं किसी स्मॉल एलिमेंट पे बता दूंगा और क्या कर दूंगा, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे अगर हमें लिमिट्स पता है तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैं यहाँ पे ये तो मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब जो एक्सटर्नल ने जो फोर्स लगाया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था उसके बराबर रहेगी, और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा रहेगी अपोजिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल ने जो फोर्स लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हुआ जो वर्क डन होगा ना बेटा एक्सटर्नल का, वो नेगेटिव होगा किसका, वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो या कंजर्वेटिव बोल दो, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अब मैं मेरा ये वर्क लेके चलूंगा और मुझे निकालना इसका होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको नेगेटिव से रिप्लेस कर दूंगा बेटा। ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इधर मेरी बात को ध्यान से सुनना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हम जो कार्य करते हैं ना, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आना चाहता हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और मैं कौन हूँ, एक्सटर्नल, तो मैं जो वर्क करूँगा वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये भी बात सही है। अब मैंने जो वर्क किया बेटा जी, मैंने जो वर्क किया वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के अपोजिट में किया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा माइनस प्राइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये है बेटा हमारी सबसे मेरी इक्वेशन। अब बस ये वर्क डन निकाल दो आप तो, और किसके इक्वल पुट कर दूंगा मैं, UI माइनस UF। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अब क्या हुआ, जब ये चार्ज इसके फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेगा ना, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन वाला। लेकिन इधर 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 यहाँ तक लेके आऊंगा, क्या फोर्स की स्ट्रेंथ सेम होगी या चेंज करेगी, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो सेम होगा या चेंज करेगा, सब तो चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रही है। इसका मतलब जब फोर्स वेरी करती है ना डिस्टेंस के साथ, तो मुझे वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मैथमेटिकली। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किसी x डिस्टेंस पे लेके चला गया। मान लो यहाँ लेके आया इसको, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, मान लो ये कोई डिस्टेंस x है बेटा, ऐसा बोलते हैं ना, x पे जाके मैंने इसको dx मूव करवा दिया, x पे जाके dx मैंने इसको मूव करवा दिया, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा dw इक्वल टू क्या लिखूँ, f कंजर्वेटिव इंटू dx। मैं कंजर्वेटिव का वर्क लिख रहा हूँ बेटा, तो क्या लिखूँ, dw बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू क्या पता है, फोर्स कितनी बेटा, x दूरी पे कितना फोर्स लगेगा, x दूरी पे लगेगा सर k q1 q2 बाय x स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, k q1 q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx। ये मैंने किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बता दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, पूरे के लिए इंटीग्रेट। तो बेटा जी इसको देखो मैंने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। अब बताओ x की लिमिट कहाँ से कहाँ हो सकती थी,
इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर है, क्या लिखूं बेटा इसको, आफ्टर इंटीग्रेशन ये बन जाएगा हमारे पास -1/x, बोलो बेटा, और लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी से आर। तो जब इसको मैं फाइनली पुट करूंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू के Q1 Q2, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा -1/r प्लस 1/∞। तो बेटा जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू आ जाएगी के Q1 Q2/∞ माइनस के Q1 Q2/r। और अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि आप सभी जानते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी, इसको लिखूंगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो किसके बराबर आ गया, के Q1 Q2/∞ माइनस के Q2/r। अभी देखो, दो चार्ज के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, इन्फिनिटी। तो बेटा देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो यह आ गई और इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई ये, तो बताओ मेरी वैल्यू क्या बनेगी, बताओ। तो इसको मैं लिखूंगा समथिंग बाय इन्फिनिटी, क्या होता है बेटा, समथिंग बाय इन्फिनिटी होता है 0। इसका मतलब मेरी इनिशियल एनर्जी 0 होगी और फाइनल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, के Q1 Q2/r। ये है बेटा, क्या बोलूंगा इसको, इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट जो कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, कहां से, सोर्स चार्ज से। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, ये डेरिवेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। अब मैं 2-3 छोटी छोटी बातें और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरी बात को। एक छोटी सी बात मुझे आप बताओ, ये जो सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, एक मिनट याद कर लेता हूँ। चलो मान लो ये कोई सिस्टम है बेटा मेरे पास, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और इनके बीच की दूरी r है। अगर ये पूरा एक सिस्टम है ना, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो बनेगी बेटा के Q1 Q2/r। अभी मैंने देखो ये प्रूव करके भी बता दिया, दो चार्ज r दूरी पे रखे गए हैं, तो उनके बीच में एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2/r। बिल्कुल क्लियर बात, कब होगी बेटा, ये वैल्यू कब होगी, ये वैल्यू तब होगी बेटा जब इस एनर्जी की वैल्यू 0 होगी इन्फिनिटी पे। यहां समझ में बेटा, मैं ये कह रहा हूं, एक सिस्टम है 2 पॉइंट चार्जेस का, r दूरी पे एनर्जी कितनी आई, के Q1 Q2/r। कब बेटा, when u equal to 0, when r equal to infinity। जब बेटा ये दूरी है ना, ये डिस्टेंस इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, तब u की वैल्यू 0 को टेंड करेगी बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी का खेल एक ऐसा खेल होता है बेटा, आप किसी भी पॉइंट पे एनर्जी को तब बताओगे जब आपको उसका रेफरेंस पॉइंट पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है बेटा। जब तक आप रेफरेंस पॉइंट पे नहीं बता पाओगे ना, तो आप किसी भी पॉइंट पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते। चाहे मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लूं, चाहे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लूं, चाहे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लूं, ये सभी बेटा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले मुझे रेफरेंस पॉइंट पे पता होना जरूरी है।
तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दो चार्जेस अगर r दूरी पे रखे गए हैं तो उनके बीच में एनर्जी k(q1q2/r) तब होगी जब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे 0 होगी। सो वी कंक्लूड दैट इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, किसी भी r दूरी में एनर्जी कितनी आ गई, k(q1q2/r) कब जब बेटा u 0 होगी, कहाँ, जब r कितना होगा, इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बेटा इन्फिनिटी आ जाएगा। सर कोई एग्जांपल देके बताओ। तो ये लो बेटा, एग्जांपल की भी बात कर लेता हूं मैं आपसे। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, अगर ये कोई स्प्रिंग है बेटा और इसको मैंने एक ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया, m मास का ब्लॉक है, k स्प्रिंग कांस्टेंट, और मान लो ये अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और यही उसकी मेन पोजीशन भी है भाई। ठीक है, तो अगर मैं बेटा इसको उधर खींच देता हूँ, इसको मैंने एलोकेट कर दिया x डिस्टेंस तक का, ये देखो ये x दूरी आ गई बेटा। ठीक है, अगर इसको मैंने एलोकेट कर दिया, स्ट्रेच कर दिया x दूरी तक, अब स्प्रिंग की यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी ½ kx²। इट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और ये x दूरी कहाँ से होती है, ये x दूरी नेचुरल लेंथ से होती है बेटा। ठीक है, तो बताओ ये वैल्यू कब आएगी, किसी भी स्प्रिंग को मैंने x स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो ये x दूरी पे एनर्जी कितनी आई, ½ kx²। कब आई सर ये जब आई बेटा जब इसकी वैल्यू नेचुरल लेंथ पे क्या थी, 0 थी। मतलब इट इज बिकॉज इट्स वैल्यू यानी कि u की बात कर रहा हूं मैं, इट्स वैल्यू इक्वल टू 0 एट नेचुरल लेंथ। तो मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल लेंथ क्या है बेटा, रेफरेंस पॉइंट है। तो नेचुरल लेंथ पे डिफाइन, नेचुरल लेंथ पे एनर्जी पता है तभी तो मैंने किसी x दूरी पे बताई है बेटा। या ऐसे देखो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये कोई ब्लॉक है m मास का और ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो बताओ अगर मैं इसको h हाइट में ऊपर लेके चला गया बेटा, इसको मैंने h हाइट में इसको ऊपर लेके चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, तो अब यहाँ इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू हो जाएगी mgh। किसी भी h हाइट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, mgh। कब है बेटा ये, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस है। तो देखो बेटा मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी को बताने के लिए पहले हमें रेफरेंस पॉइंट का पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसमें और आपको आगे लेके चलता हूँ और 2-3 छोटे पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर r दूरी पे सिस्टम है मेरा, Q1 Q2 अगर r है तो एनर्जी कितनी आई, जल्दी बोलो एनर्जी कितनी आई सर, एनर्जी आएगी K(q1 q2/r)। बिल्कुल सही बात है। तो इसके 2-3 पॉइंट है बेटा। पहला, इट इज अ फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, इसकी तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है बेटा, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी। ठीक है, और ये अच्छा एक बात और सुनो, इसमें ये जो फॉर्मूला आपके पास आया हुआ है ना, इसमें तो ये Q1 Q2 आए, ये कैसे रखेंगे, इनको रखेंगे बेटा
साइन के साथ। साइन के साथ मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देंगे, नेगेटिव चार्जेज है तो नेगेटिव है। जो भी उनका साइन होगा उसी के हिसाब से उनको रखा जाएगा और उन्हीं के बेसिस पे ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो एक अलग बात है, इन्फिनिटी तो रेफरेंस लेवल में है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है इस पे, इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस लेवल। ये रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इसकी वैल्यू हो सकती है, रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करती है। और फॉर्मूले में के Q1 Q2 साइन के साथ आएंगे और दो चार्ज के बीच में r दूरी पे ये एनर्जी तब होती है जब इसकी वैल्यू अनंत पे जीरो होती है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अब सिंपल एक्सप्रेशन में आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, वो देखो ध्यान से। जैसे अगर मैं सिंपल न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ठीक है, और इसकी 3 वर्टेक्स है बेटा, 3 वर्टिसेस है। इन पे मैंने चार्जेस को रख दिया Q और ये Q और साइड मान लिया बेटा मैंने A, ठीक है। तो हुआ क्या, जो एनर्जी होगी ना पोटेंशियल एनर्जी, मान लो तीनों के तीनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे, इनिशियली तीनों के तीनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे बेटा, Q और Q। मैं तो सेम चार्ज लेके चल रहा हूँ, अलग अलग भी हो सकती है। तो मैं पहले किसको लेके आया, मैं पहले वाले को लेके आया, ये लो यहाँ पे मैं इनकी पोजीशन मार्क कर लेता हूँ 1 2 और ये 3। पहले किसको लेके आया मैं पहले वाले को लेके आया बेटा, इसको Q, यहाँ पे Q आ गया। तो बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, ये 0 बेटा जी। वर्क डन तब कंसिडर होता है जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट, किसी फील्ड के अगेंस्ट कार्य करें, तब जाके जो वर्क होगा वो कंसिडर होगा बेटा। अब यहाँ पे पहले कोई भी फोर्स और कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इसको लेके आने के लिए मुझे कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा, 0 आ जाएगा। अब बेटा नंबर आया सेकेंड वाले चार्ज का, Q2 को लेके आया तो इसका फील्ड उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी सिस्टम बन गया, अभी यहाँ पे Q आ चुका है। अब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ, U किसको लेके आए 2 को, किसकी वजह से 1 की वजह से, कितनी आ जाएगी बेटा K Q1 Q2 by A। तो ये वर्क डन है, बोलो बेटा, ठीक है। अब 2 चार्ज आ चुके हैं, अब किसको लेके आएंगे सर, अब तो हम थर्ड को लेके आएंगे। तो देखो बेटा जब मैं थर्ड चार्ज को लेके आया यहाँ पे तो दो चार्ज पहले से प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब 2 फील्ड को उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई चार्ज 3 आ गया तो U की एनर्जी 3 की एनर्जी 1 की वजह से भी प्लस 3 की एनर्जी 2 की वजह से भी, क्योंकि 1 भी प्रेजेंट था 2 भी प्रेजेंट था, ये टोटल वर्क बना जाएगा इसमें। तो बताओ क्या लिखूँ इसको, K Q1 Q3 by A प्लस K Q2 Q3 by A। यहाँ से यहाँ पे चार्ज लेके आने के लिए जो टोटल वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वो इन सभी का सम ही तो होगा बेटा। तो क्या लिखो यहाँ पे 0 प्लस K Q1 Q2 by A प्लस K Q1 Q3 by A प्लस K Q2 Q3 by A। ये है बेटा मेरा आंसर। लो मैं आपके नाम भी देता हूँ K Q1 Q2 Q3। अब देखो अब और भी आसान हो जाएगा। देखो ये जो मैंने लिखा है ना Q1 Q2 Q3, ये इन्हीं के बेसिस पे लिखा हुआ बेटा, 3 चार्जेस थे, ठीक है। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर अगर ये चार्जेस आइडेंटिकल होते तो
अगर ये चार्जेस बेटा क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो मैं क्या लिखता, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ये तो लिखता, और इनको मैं Q मान लेता, तो तब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द टोटल वर्क डन फॉर मेकिंग द होल सिस्टम इज इक्वल टू 3K Q स्क्वायर बाई K। ये बेटा ये सिमेट्रिकल के लिए आ गया, ये जो सिमेट्रिकल जो चार्जेस होते हैं ना उसके ऊपर बेच देंगे। ठीक बात है मेरी, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अब मैं एक और लेके चलता हूँ, हटा लो बेटा इसको, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन की वेटेज रहती है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट कर बताऊंगा जो हमारे न्यूमेरिकल को ये सोल्व कर देगा। देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है और इस पे चार्जेस वही बात फिर है, इन्फिनिटी पे से मैं चार्जेस को 1 बाई 1 लेके आ रहा हूँ और मुझे सिस्टम बनाना है इस शेप में, तो मुझे टोटल की तरह वर्क डन करना पड़ेगा, वो मुझे निकालना है। साइड ए है बेटा, साइड ए है, तो मैं क्या रखूँ, पहले किसको रखा मैंने, Q1 को। अब यहाँ पे पहले कोई भी फील्ड नहीं था तो मुझे कुछ भी वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ा, इसका मतलब इसके लिए तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। अब किसको लेके आया सर, अब मैं Q2 को लेके आया। अब Q2 के लिए क्या लिखूँ बेटा, जल्दी बताओ, W1 क्या लिखूँ, Q2 को लेके आने के लिए K Q1 Q2 बाई K। सही बात है सर, क्लियर है ना बेटा, ठीक है। अब मैं लेके आया किसको, Q3 को, किसको लेके आया, Q3 को। अब मैं Q3 को लेके आया बेटा, तो बताओ अब इसको लेके आया तो इन दोनों के फील्ड को उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो W2 क्या लिखूँ, मैं लिखूंगा U31 प्लस U32। अब मैं फोर्थ को भी आया बेटा, फोर्थ को लेके आया तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 को लेके आया तो मुझे इन तीनों को उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तीनों का जो फील्ड होगा, तो इसका मतलब W3 क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा U41 U42 U43। अब टोटल जो वर्क होगा इन सभी को हम ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा, अगर इसी में इसको लिख के बताओ तो क्या बनेगा, क्या लिखो इसको, K Q1 Q3 बाई A, बोलो बेटा 3 और 1 का, इसका मतलब ये दूरी होगी बेटा, ये दूरी नहीं लिखनी है आपको, कितनी दूरी लिखनी है आपको, ये √2a डिस्टेंस आ जाएगी बेटा, √2a, क्योंकि डिस्टेंस तो चार्जेस के बीच का होता है ना, 3 के बीच में दूरी कितनी है, Q2 Q3 बाई A, ये आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, 4 और 1 में दूरी कितनी है, Q1 Q4 बाई A प्लस 4 2 में कितना आ जाएगा, Q2 Q4, डिस्टेंस कितना है पहले बच्चों, √2a प्लस दोबारा 4 3 के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, a Q1 Q4 Q3 बाई A, ले बेटा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, 1 2 3 और 3 6। अगर मैं यहाँ लिखूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी आएगी बेटा, 6 आई है। उधर कितनी आई थी, ट्रायंगल वाले में कितनी आई थी, ट्रायंगल वाले में बेटा 3 आई थी। अगर आपको ध्यान हो तो स्क्रीन को पॉज करके ध्यान से देखना इसको। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा NC2, ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला NC2। इसको लिखूंगा तो क्या आएगा बताइए, क्या बनेगा, इसको लिखूंगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बात है। अब कोई क्यूब आ गया, क्यूब, तो क्यूब में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, पागल हो जाओगे आप लोग,
क्यूब में तो यार 8 कॉर्नर होते हैं और सबकी दूरी √3 a √2a और a, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपका। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ जो होल्ड करेगा हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए, हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए। तो बेटा इसको हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए बताया गया, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप हो, चाहे स्क्वायर हो या कोई क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। देखो अभी मैंने ट्रायंगल की बात की थी यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ए साइड है और वर्टिसेस में 4 चीजें रखे हुए हैं अलग अलग, से Q1 Q2 Q3। तो मुझे निकालना है। अब एक्चुअल में पता है क्या है, अब मैं ये जो मैंने आपको बताया था अभी, पहले मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल लिया था, अभी फिर मैंने स्क्वायर का लिया था, अब दोबारा फिर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहा हूं पहले बच्चों, सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले बच्चों। तो टोटल एनर्जी जो बनेगी ना U टोटल, वो किसके बराबर होगा पता है? अब एक बात बता, 1 की 2 की वजह से, 2 की 1 की वजह से, तो एक फॉर्मूला बनता है क्या, हाफ ऑफ, मैं लिखूंगा यहाँ पे U की U12 पहले वाले चार्ज की दूसरे की वजह से। बेटा अगर मैं पहले 1 को लेके आता तो मेरा टर्म 0 होता, 2 को लेके आया तो 2 की निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक बात। अगर मैं पहले 2 को ले आया इसके लिए तो 0, फिर 1 को लेके आऊंगा तो 1 की निकालेंगे 2 के रिस्पेक्ट में। तो मेरी बात को समझो आप, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 की 1 वाला 2 पे इफेक्ट लगाएगा, 2 वाला 1 पे लगाएगा, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ 1/2, 1 की एनर्जी 2 की वजह से एंड वाइस वर्सा, 2 की एनर्जी 1 की वजह से। तो मैं क्या लिखूँ, क्योंकि दूरी तो सेम है ना बेटा। अरे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ आपको, U12 या U21 है तो बराबर ही, अरे बराबर ही तो है बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने मेरी बात। तो U12 प्लस U21, ऐसे ही बेटा इनकी निकालो आप, U23 प्लस U32 और लास्ट क्या बच गया U13 प्लस U31। पता है मैंने ये हाथ क्यों लगाया, क्योंकि देखो इन दोनों की बात रहेगी है, ये लिखूंगा प्लस करके लिखूंगा तो 2 आ गया ना, उस 2 को ये हाफ बैलेंस कर देगा, इसलिए मैंने उसका हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो U टोटल क्या लिखूं पहले बच्चों, हाफ। अब एक बात बताओ, ये एनर्जी किसकी है, 1 की, किसकी वजह से, 2 की वजह से। ये किसकी है, 1 की, किसकी वजह से, 3 की वजह से। इसका मतलब ये और ये, ध्यान से सुनो, ये 1 की क्या आ गई, 1 की टोटल एनर्जी आ गई, 1 की टोटल एनर्जी आ गई बाकी सभी की वजह से। अब 1 पे एनर्जी कौन लगा सकता है, 2 भी और 3 भी, तो ये तो है 2 की वजह से और ये है 3 की वजह से, तो इसको मैंने नाम दे दिया टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट। अच्छा जी, ये 2 की 1 की वजह से, ये 2 की 3 की वजह से, तो इसको नाम दे दूंगा मैं U की टोटल एनर्जी, सेकंड वाले की 3 की 2 की वजह से, 3 की 1 की वजह से, तो ये क्या आ जाएगा, ये U3 आ जाएगा। बोलो यार, तो क्या लिखूँ इसको, मैं लिखूंगा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो बेटा इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, U टोटल अगर निकालूँ तो इसको लिखूंगा मैं n/2 इंटू UI, ये फॉर्मूला बनेगा। n यहाँ पे रहेंगे नंबर ऑफ चार्ज, बोल दो नंबर ऑफ चार्ज
और सभी ui क्या है, ये ui है बेटा टोटल एनर्जी ऑफ आइदर चार्ज ड्यू टू ऑल। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये किसी एक की एनर्जी है बाकी सभी की वजह से, और ये फॉर्मूला होल्ड करता है बेटा होल्ड्स फॉर सिमेट्रिकल केसेस। ये सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए होल्ड करता है, सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए होल्ड करता है। सर कैसे? देखो बेटा, अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुना। ए ए ए क्यू 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 आइडेंटिकल चार्ज होता है ना बेटा, आइडेंटिकल चार्ज होता है। क्या लिखूं? यू टोटल इक्वल टू कितने चार्जेस हैं? 3/2। यहाँ क्या है बेटा? 3/2। ये क्या है? U1, किसी एक की एनर्जी बाकी सभी की। अब एक बात बताओ किसको मानूं? 1, इसको मैंने 1 मान लिया, इसकी एनर्जी बताऊंगा बाकी सभी की वजह से। तो क्या लिखूं बताओ इसकी एनर्जी इसकी वजह से कितनी आएगी? इसकी एनर्जी बता दी है ना बेटा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो बोलो इसकी एनर्जी इसकी वजह से कितनी आएगी? kq²/a, ठीक है, प्लस इसकी एनर्जी इसकी वजह से कितनी आएगी? kq²/a। तो बताओ कितना बन गया बेटा? u टोटल बन गया आपका 3/2 2kq²/a, और 2 से 2 कट जाएगा मेरे बच्चों। तो u टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3kq²/a। तो ये फॉर्मूला बेटा इसके लिए काम करता है, सिमेट्रिकल के लिए काम करता है, आइडेंटिकल चार्ज के लिए काम करता है। ठीक है, अब बताओ, चलो एक और मैं आपसे एग्जांपल पूछ ही लेता हूँ।